Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching इकोनॉमिक्स इजी है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में कदम रखने के लिए। वो होते हैं टोटल 3 तरीके। मैं आज आपसे तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज आपको ना एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से सीखने के लिए मिलेगा कि कल को अगर आप अपना खुद का बिजनेस लगाना चाहते हो इंटरनेशनल लेवल पे तो उस केस में आप कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, वो सारे तरीके मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, हाउ टू एंटर इन इंटरनेशनल बिजनेस की, किस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हो। दोस्तों एक बात बताओ, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग के अंदर क्या आपके पास फंड्स ज्यादा होते हैं क्या आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है क्या? द आंसर इज नो। आपके पास फंड्स भी कम होते हैं, एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या आप बहुत ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको भी उस मार्केट के बारे में नहीं पता। तो आप स्टार्टिंग के अंदर क्या करना चाहोगे? ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे जो लेस रिस्की हो, जिसमें थोड़ा सा रिटर्न, भले ही रिटर्न कम मिले बट रिस्क कम होना चाहिए। तो हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस को करने के लिए या इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने के लिए टोटल 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? ट्रेड रिलेटेड मोड, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड और इन्वेस्टमेंट मोड। पहले मैं आपको तीनों का ओवरव्यू दूंगा, फिर आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगा ये क्या चीजें होती हैं। मैं रिपीट कर दूं, मैंने अभी तक आपको क्या बोला। मैंने कहा मेरी एक कंपनी है जो कि इंडिया में है, होम बेस्ड फर्म है। ये एंटर होना चाहती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, यानी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहती है। तो अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे काम को करने के लिए मेरे पास कई तरीके होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस को करने के लिए वो तरीके सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं: ट्रेड रिलेटेड मोड, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड और इन्वेस्टमेंट मोड। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड रिलेटेड मोड का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रेड रिलेटेड मोड बिल्कुल पहला मोड होता है जहां पर कोई बंदा जब बिजनेस को ओपन करता है तो वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, बिकॉज उसे एक एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का। यहाँ भी मान लो ये आप लोग हो और आप स्टार्टिंग में इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहते हो, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो। तो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा खासा अच्छी खासी नॉलेज नहीं, इससे आप रिस्क को नहीं उठाना चाहते। आप कहते हो एक काम करते हैं, बाहर की कंपनी हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर दे। एक्सपोर्ट ऑर्डर का मतलब होता है आप हमें बताओ आपको ये माल कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कब तक चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर। बाहर से एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलेगा और आप उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के बिहाफ पे इंडिया में जो आपकी यूनिट है, मतलब इंडिया में जो आपकी इंडस्ट्री है, वहां माल बनाना शुरू करोगे। और जब माल बन जाएगा तो उसे शिपमेंट के थ्रू आप उसे बाहर भेज दोगे। इस तरीके को बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड मोड। क्या बोलते हैं? ट्रेड रिलेटेड मोड। बोलो समझ आए? तो ट्रेड रिलेटेड मोड का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है जहां पर हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते एक एक्सपोर्टर बाहर की कंट्री का एक्सपोर्ट ऑर्डर लेता है और उसके मुताबिक, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वो माल इंडिया में बनाता है और इंडिया में माल बना के वो बाहर शिपमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट कर देता है। इस तरीके को बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड मोड। बोलो क्लियर हुआ? चलो मैंने हिंदी में भी लिखा है, इसको पढ़ो। कोई भी फर्म चाहती है कि इनिशियल लेवल पर उसका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो, यानी रिस्क कम से कम लेना चाहती है, तो वो अपनी होम कंट्री मतलब इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करेगा और होस्ट कंट्री यानी जहां पर उसको माल को एक्सपोर्ट करना है वो होस्ट कंट्री कहलाती है, वहां जाके वो सेल करेगा अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर के बिहाफ पे। और इसी को बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड मोड। बोलो पहला मोड क्लियर हुआ? अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं जस्ट, आपको टेंशन नहीं लेना, डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेकंड आपका कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। देखो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में क्या होता है, मान के चलो मैं 2 साल हो गए मैं ट्रेड रिलेटेड मोड में काम कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट ऑर्डर आते हैं, माल भरता हूँ, बाहर भेज देता हूँ। 2 साल काम करते हुए मेरा अब एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया, मतलब अच्छा खासा नहीं बोलूंगा बट ये कहूंगा हाँ मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है। जब आपको किसी फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाता है तो अब आप ज्यादा रिस्क उठाने के लिए कैपेबल हो जाते हो। अब आपके मन में खुद भी आता है कि चलो अब ज्यादा रिस्क उठाएं। जैसे आपने स्टार्टिंग में बाइक या कार चलाने सीखी तो स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे चलाते थे ना, क्योंकि आपको रिस्क लगता था कि ठुक ठुका ना जाए। लेकिन जब चलाते हुए काफी टाइम हो गया तो आप अपनी को स्पीड में पकड़नी स्टार्ट कर देते हो। ठीक उसी तरीके से जब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग के दिनों में आप डर रहे होते हो, आपको ज्यादा आइडिया नहीं होता, तो आप ट्रेड रिलेटेड मोड में काम करते हो। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा उस फील्ड में हो जाता है तो अब आप क्या करते हो, अब आप उस बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम करते हो, यानी बिजनेस के एक्सपेंशन पर वर्क करना शुरू करते हो। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करते हो, जो बाहर की कंट्री है जहां पर आप माल भेजते हो उस कंट्री में देखते हो कि कौन सा ऐसा बंदा है जो आपके जैसा प्रोडक्ट वहां बेचता है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ। मैंने देखा कि यूएस के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यूएस में भी बनाता है। मैंने उसको बोला कि एक बात बताओ, उस यूएस वाली कंपनी को बोला तुम्हें तो पता ही है यूएस की टर्मिनोलॉजी के बारे में, मतलब यूएस का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है,
किस टाइप का ग्राहक है वहाँ पे, तुम्हें तो अच्छी खासी नॉलेज है, तो तुम अपनी उस स्ट्रेटेजी को, मतलब तुम अपनी उस स्ट्रेंथ को मेरी स्ट्रेंथ के साथ यूज करो। आप जानते हो इंडिया की स्ट्रेंथ है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, उसका बहुत अच्छा होता है, और तुम्हारी स्ट्रेंथ है कि तुम्हें वहाँ के लोकल मार्केट्स की एक अच्छी खासी नॉलेज है। तो तुम और मैं आपस में मिल जाते हैं और एक कुछ सालों के लिए हमें एक अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। तुम अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना, मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँ, दोनों मिलकर यूएसए के अंदर कब्जा कर लेंगे। कब्जा का मतलब है एक्सपोर्ट करने के मामले में हमारी कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी वहां पर नहीं टिक पाएगी। तो क्या होता है, होस्ट कंट्री में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है मैं उसको लेता हूं और अपनी कंपनी को साथ मिला के काम करना शुरू करता हूं। इससे जो मेरा बिजनेस का स्केल है वो बढ़ जाता है। पहले मैं अकेला काम कर रहा था, अब मैं अकेला नहीं बल्कि साथ में और लोग मैंने जुटा लिए, और वो वहीं के जुटाए हैं जिस कंट्री में मैं माल भेजता हूं, और वहां की जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, जो वहां पर जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो वहां के लोगों को पता है, उन स्ट्रेटेजी का फॉलो करके मैं अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करता हूं। एंड दिस मोड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। आपको पता है ना कि मैंने बाहर के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 10 साल तक तुम अपनी सर्विसेज देना, मैं अपना प्रोडक्ट दूंगा, दोनों भाई मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा रिस्क उठाने लायक हो चुका, मुझे एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई मार्केट के। तो वहीं पर लिखा है कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के बारे में, जब कंपनी को अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते हैं तब कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है। मतलब एक हमारी कंट्री होम कंट्री और एक फॉरेन पार्टनर मतलब होस्ट कंट्री का पार्टनर, दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस मोड को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। बाहर वाला व्यक्ति बताता है कि उसके मार्केट में किस टाइप का कस्टमर है, वो किस टाइप के प्रोडक्ट चाहता है, और हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना देते हैं। तो दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो बिकनी स्टार्ट हो जाती हैं। समझ है। अब क्या हुआ, और मुझे 7-8 साल हो गए काम करते, मतलब टोटल मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों। 10 साल के एक्सपीरियंस में अब मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास रिस्क बेयरिंग पावर भी है, और सबसे बड़ी चीज मेरे पास एक्सपोर्ट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बल्कि कहूँगा एक बल्कि एक्सपीरियंस है, जिसके बिहाफ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेड रिलेटेड मोड, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, ये छोटे छोटे तरीके हैं, अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ लाइफ में। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसा है कि मैं बाहर वाले बंदे के साथ यहाँ पर काम नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा कि बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, बल्कि इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनी में नहीं करूंगा, बल्कि वहां पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान सेटअप करूंगा। मतलब मैं बाहर जाके अपनी कंपनी ओपन करूंगा। अब मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। देखो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के अंदर तो क्या था, उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया था जो बाहर की कंपनी में काम करता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि मैं उस बंदे को भी अपॉइंट नहीं करूंगा, बल्कि अपनी कंपनी ही वहां सेटअप कर दूंगा, जिससे कि माल को लाने और ले जाने में जो शिपमेंट चार्जेस है मैं उसको अवॉइड कर सकूं। सोच के देखो ना, जब मेरा बिजनेस चल गया एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, मान लो यूएसए में मेरा माल बिकता है, तो मैं क्यों इंडिया से माल बना के वहां भेजूं। सीधा एक काम करते हैं ना, वहीं अपनी कंपनी का सेटअप कर लेते हैं, जिससे जो रॉ मटेरियल को लाने ले आने का खर्चा है या फिनिश गुड्स को ले आने का जो खर्चा है वो मेरा बचा है, और शिपमेंट मेरी बचा है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट मेरा बचना शुरू हो जाएगा, और मेरी जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी ओपन हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी इंडिया में भी कंपनी है और अब्रॉड में भी कंपनी है, और इस तरीके को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मोड। अब आप समझ गए होंगे, रिस्क धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो रिटर्न है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग के अंदर जब नए नए होते हैं तो हम ट्रेड रिलेटेड मोड का यूज करते हैं, फिर हम कॉन्ट्रैक्चुअल मोड पर आते हैं, फिर हम इन्वेस्टमेंट मोड पर आते हैं। आप देखो कुछ कंपनियां इंडिया को लगता है कि एक पर्टिकुलर आइटम की डिमांड जो है वो किसी दूसरी कंट्री में हो सकती है, तो उस लेवल पर कंपनी क्या करती है, होम कंट्री होस्ट कंट्री में जाके अपनी एक सब्सिडरी ओपन कर लेती है, और वहां पर एफडीआई और एफपीआई के थ्रू वो पैसा इन्वेस्ट करती है, और इसी मोड को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मोड। जैसे हमारी कंपनी है वो बाहर जाके किसी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा दिया एफडीआई के अंदर, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट मोड है ना, जहाँ हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला पॉइंट आता है। अब बात करते हैं कि अगर आप कल को भविष्य में इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे। तो देखो तरीके तीन है, आपको जो भी सूटेबल है वो करो, बट एक सही प्रोटोकॉल जो होता है वो यही होता है कि आप पहले ट्रेड रिलेटेड मोड को यूज करो, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल को करो, देन आप इन्वेस्टमेंट मोड को चूज करो। ये तरीका अगर आप अपनाओगे तो आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा तरीके से एक्सपेंड करेगा। तो आपको ये बताओ, समझ आया कि इंटरनेशनल बिजनेस के कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो मैं रिपीट कर दूं, 3 मोड होते हैं हमारे पास, ट्रेड रिलेटेड मोड होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड होता है, और आपका एक इन्वेस्टमेंट मोड होता है। सबसे कम रिस्की कौन होता है, जिसमें रिटर्न भी कम मिलता है, ट्रेड रिलेटेड मोड। फिर थोड़ा ज्यादा रिस्की कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट मोड बहुत हाईली रिस्की होता है, जिसमें आपको रिटर्न भी हाई रेट से मिलना शुरू हो जाता है। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी तो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें और ज्यादा डिटेल में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिलेटेड मोड कराऊंगा, फिर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल मोड कराऊंगा, देन आपको इन्वेस्टमेंट मोड कराऊंगा। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करते हैं। ट्रेड रिलेटेड मोड।
ये रहा हमारे ट्रेड रिलेटेड मोड। देखो मैंने आपको बताया ना, ट्रेड रिलेटेड मोड में कंपनी को मतलब जो हमारी होम कंट्री है उसको नहीं पता कि व्यापार कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो वो क्या करेगी, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट यानी एक्सपोर्ट ऑर्डर लेगी और उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट बना के बाहर बेचने का काम वो करेगी। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपनी अपनी इनिशियल स्टेज पर है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर है, तो वो कौन सा चूज करती है, ट्रेड रिलेटेड मोड चूज करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है ये कन्वीनियंस है, फ्लेक्सिबल है, इससे आप कहीं भी स्विच कर सकते हो। कल को अगर आपको लगे लॉस हो रहा है तो आप तुरंत स्विच करके किसी दूसरे सेगमेंट में जा सकते हो। इस पर डिपेंड होना पड़ता है किसी दूसरे व्यक्ति पर, हम खुद सारे काम यहाँ पर नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट ऑर्डर वही लेने के लिए मुझे किसी एजेंसी से टाइप करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें किसी की जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड मोड। इसके अंदर 4 पॉइंट है, इस चारों पॉइंटों को हम ध्यान से और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एक्सपोर्ट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, दूसरा है आपका पिगी बैकिंग और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट, और तीसरा है काउंटर ट्रेड, चौथा है आपका ई कॉमर्स। मैं आपको चारों तरीके बताता हूँ। सबसे पहला है एक्सपोर्ट ऑर्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने इंडिया में प्रोडक्ट बनाया और बाहर जाके एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब शिपमेंट के थ्रू, शिप्स के थ्रू उसको वहां पहुंचा दिया और वहां जाके एक्सपोर्ट किया। अब एक बात बताओ, या तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं सीधा माल वहां भेज देता हूं, या मैं किसी एजेंसी के थ्रू भेज देता हूं, जैसे हमारे एक्सपोर्ट हाउस एजेंसीज होती है उनके थ्रू भी माल भेज सकता हूं। अगर मैं खुद भेजूंगा तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा, और अगर एक्सपोर्ट हाउस की हेल्प लूंगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कहलाएगा। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा पिगी बैकिंग। अच्छा पिगी बैकिंग में क्या होता है, देखो अभी मैं नया नया हूं ना, मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी, ट्रेड रिलेटेड मोड की बात कर रहा हूँ, तो मैं नया नया हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे आइडिया इन चीजों का। मैंने क्या किया, यूएस की कंपनी है, मान लो यूएस का एक शोरूम है, ठीक है, लेट सपोज वो शोरूम है बाटा नहीं सॉरी प्यूमा का। बाटा तो इंडियन ब्रांड है ना। तो मैंने क्या किया, जो प्यूमा का शोरूम था मैंने वहां पर जाके रिक्वेस्ट की और मैंने कहा कि भाई देखो मैं ना बाटा कंपनी से आया हूँ, बाटा कंपनी मेरी है, मैं उसी का ऑनर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बाटा की स्लीपर्स हैं या जो शूज हैं वो आप अपने शोरूम में ड्रॉर के अंदर रखो सजा के, ताकि लोग उसे देखें और वो आपसे डिमांड करें, और हम आपको ये पर्टिकुलर यूनिट दे रहे हैं बेचने के लिए। मतलब आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। मैंने यूएस में जाके प्यूमा कंपनी को बोला, प्यूमा शोरूम वाले को बोला कि आप अपने जो सेल्स स्टोर है उन स्टोर के डिस्प्ले में मेरा प्रोडक्ट बिल वहां पर डिस्प्ले कर दो, और जो प्रोडक्ट बिकेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको क्या दे दूंगा, कमीशन दे दूंगा, बचा हुआ पार्ट आप मुझे पे कर देना। तो वो लोग मान जाते हैं। तो ये जो तरीका होता है, ये जो तरीका एक्सपोर्ट का है, इसे बोलते हैं पिगी बैकिंग, और इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। पिगी बैकिंग का मतलब समझा है, पिगी बैकिंग का मतलब क्या हुआ है कि मैं बाहर की कंट्री के जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मैं यूज कर रहा हूं। मैं रिपीट कर दूं, पिगी बैकिंग के अंदर क्या होता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बोलो क्लियर है। तीसरा आपका होता है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज मैंने किसी कंट्री से टाइप किया और मैंने कहा कि मैं अपना माल तुम्हें भेजूंगा और तुम ये पर्टिकुलर माल मुझे भेज देना क्योंकि मुझे इस चीज की कमी है, तो आपस में हमने काउंटर ट्रेड कर लिया, ठीक है। चौथा होता है आपका ई कॉमर्स। अच्छा ई कॉमर्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली। आपने देखा है, जैसे मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले एक मसाज मशीन मंगाई थी, ठीक है। आप जानते हो सुबह से लेकर रात तक मेरे पास काम ही काम होता है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए। तो बॉडी पेन देखो होने लगती है, एक लेवल के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको रिलैक्स चाहिए अपनी लाइफ में, तो अब बॉडी मसाज बहुत कम आता है मेरे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी बॉडी मसाज क्या करता हूँ, बस स्विच लगाया, ऑन किया और अपनी बॉडी में अपने आप मसाज, किसी की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई हाथ पैर दबा दो, कुछ कर दो, ठीक है, अपने आप कर लो सारी चीजें। अब ये जब मैंने बॉडी मसाज मशीन मंगाई थी, तो ये मैं बताता हूँ आपको 5200 की मंगाई थी मैंने, 5200 रुपए की छोटी सी मशीन है वो मंगाई थी। अब जब 5200 की मंगाई थी तो ये इंडिया में नहीं मिल रही थी, तो ये मैंने रशिया से मंगाई थी। रशिया से मैंने इंपोर्ट किया था इस मशीन को लेके। अब आपको एक बात बताऊं, जब मैंने रशिया से इंपोर्ट कराया तो मैंने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का प्लेटफॉर्म का यूज किया होगा। तो सोच के चलो कि रशिया हमारी होम कंट्री है और हम होस्ट कंट्री है, क्या माल बिका नहीं है रशिया का? बिल्कुल बिका। रशिया का एक्सपोर्ट हुआ ना। रशिया ने एक्सपोर्ट किस तरीके से किया? ई कॉमर्स एक्टिविटी के थ्रू किया, मतलब ई प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया। तो ये आपके 4 तरीके होते हैं जो कि आपके ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर आते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा मोड ट्रेड रिलेटेड मोड नहीं है, तो एक ऑप्शन के अंदर इन चारों के अलावा भी कोई दे रखा होगा, वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखा जाएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ट्रेड रिलेटेड मोड आप किस किस तरीके से करते हो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करके, पिगी बैकिंग वहां का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करते हैं, काउंटर ट्रेड करके, और ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज को करके। तो अब आप ये बताओ ट्रेड रिलेटेड मोड समझ आया आपको? अब दूसरा पढ़ाऊं मैं आपको, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड डिटेल के अंदर। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पास कॉन्ट्रैक्चुअल मोड की, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड क्या होता है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। अब देखो कंपनी का लेवल बढ़ गया है, अब कंपनी क्या करी है, उसे काम करते हुए काफी साल हुए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया, अब कंपनी चाहती है अपने लेवल को बढ़ाना। कंपनी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, जो दूसरी कंट्री का जो पार्टनर है उसके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि तुम्हें तुम्हारी कंट्री के नॉलेज है,
तुम्हें तुम्हारी कंट्री के लोगों के बारे में पता है, तो तुम उस चीज़ का इस्तेमाल हमारे साथ शेयर करने में लगाओ, ताकि हम दोनों भाई मिलकर क्या करें, खूब पैसा कमाएं और हम आपको बदले में कमीशन या सैलरी जो भी होगा वो हम आपको देंगे। और इस तरीके को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। अब ये देखो साफ से लिखा है कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में होम बेस्ड कंपनी और जो होस्ट कंपनी है या कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, उसके साथ मिलकर अपनी अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करें। मेरी स्ट्रेंथ है प्रोडक्शन की, उसकी स्ट्रेंथ है कि उसे नॉलेज है वहाँ की, और दोनों का अपनी अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। ये मोड जो होता है ये एम्प्लॉय किया जाता है स्ट्रेटेजिक तरीके से, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्चुअल मोड बोलते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी आपस में क्या कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। दोस्तों ये इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है। इसके ये सारे तरीके हैं। आपका सबसे पहला तरीका आता है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, दूसरा आता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा आता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, चौथा आता है टर्नकी प्रोजेक्ट, पांचवा आता है इंटरनेशनल लीजिंग, छठा आता है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग और सातवां आता है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों मैं जानता हूँ जो इंटरनेशनल बिजनेस है इसको समझना इतना आसान काम नहीं है, बट हम इसको आसान बनाएंगे क्योंकि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है, पढ़ते हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि जैसे कि मेरी कंपनी है वो होम बेस्ड कंपनी है, दूसरी जो यूएसए में खुली वो क्या है, होस्ट बेस्ड कंट्री। मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई देख तुझे ना यूएसए के लोगों के बारे में पता है, उनके टेस्ट के बारे में पता है, उनके परचेजिंग पावर के बारे में पता है, और वो कैसे बार्गेनिंग करते हैं ये भी तुझे पता है। तो एक काम करना, तेरे पास जो स्ट्रेटेजी है, तेरे पास जो तेरी स्ट्रेंथ है, उसका इस्तेमाल तू हमारी कंपनी में रहकर कर। हमारी कंपनी माल बनाती है, तू हमें बताइए कि कैसे कैसे माल बिकता है, कैसे नहीं बिकता है तुम्हारी कंट्री के अंदर, और दोनों भाई मिलकर कमाएंगे। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। आपको नाम से समझ आ रहा होगा इंटरनेशनल पे स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, और अलायंस मतलब होता है ग्रुप बनाना, मतलब दो कंपनी आपस में मिल जाना। तो वे लिखा है दो अलग अलग कंपनी जो सिचुएटेड है अपनी अपनी कंट्री में, वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, और इससे वो क्या करती है, वहां पर पैसा कमाती है। मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये पहला तरीका होगा कॉन्ट्रैक्चुअल मोड का। दूसरा तरीका होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, जैसे चाइना इसमें बेस्ट एग्जांपल है। चाइना ने सभी कंट्री को बता रखा है हमारे यहाँ की जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, और उससे भी कहीं ज़्यादा ये हमारी लेबर जो है वो सस्ती है। ये तो बात आप भी जानते हो कि चाइना की लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है और बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। भाई साहब कोई भी एप्पल का आईफोन लेकर आओ तुरंत तो उसकी कॉपी बना देते हैं, इतने ज़्यादा वहाँ के लोग ट्रेंड है। अब क्या हुआ कि लेट सपोज जैसे मैं एप्पल की बात करता हूँ, एप्पल को पता है कि चाइना के अंदर लेबर सस्ती है, तो क्यों ना हम अपने मोबाइल की जो असेंबलिंग है, असेंबलिंग मतलब जोड़ने का काम है, हमने क्या किया, मतलब यूएसए ने क्या किया, चाइना को बोला देखो ये मदरबोर्ड है, ये आईसी, ये कैमरा, ये उसका पूरी बॉडी है, इसको जोड़ने का काम हमने किसको दे दिया, चाइना को दे दिया, क्योंकि चाइना का लेबर सस्ता है। तो एक बात बताओ, क्या हमने चाइना की सस्ती लेबर का यूज़ कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। तो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में जरूरी नहीं कि हम दोनों की स्ट्रेटेजीज ही यूज करें, हम दोनों की स्ट्रेंथ भी यूज कर सकते हैं लेबर के मामले में। तो हमने मतलब यूएसए वालों ने क्या किया, चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 लाख मोबाइल को असेंबल करने का काम तुम कर दो, और इसी को बोलता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग, जरूरी नहीं मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग का भी हो सकता है। तो वही इंडिया ने चाइना को पेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, बिकॉज चाइना में लेबर जो है वो सस्ती है, इसकी वजह से चाइना की जो ओवरऑल इंडिया की जो कॉस्टिंग है प्रोडक्ट बनाने की वो कम आती है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। समझ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में पहला क्या था, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, दूसरा क्या था, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, तीसरा इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आप जानते हो जैसे गुजरात के अंदर, या मैं मुंबई का एग्जांपल लेता हूँ, मुंबई में ताज होटल है, रतन टाटा का, जिसमें आपको याद होगा टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी। तो जो रतन टाटा का जो ताज होटल है, ताज होटल के अंदर इतना अच्छा मैनेजमेंट, आप जानते हो मुंबई के अंदर जितने भी फॉरेनर्स आते हैं वो सब ताज होटल जरूर जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी वहाँ पर देखने को मिलती है। तो वो इंडिया आएंगे और ताज होटल ना घूम कर ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी वजह से तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी वो ताज होटल हुई थी, क्योंकि उससे फॉरेनर्स को भी मारा गया था उसके अंदर, ठीक है। इंडियंस तो थे ही, फॉरेनर्स को भी मारा गया था। हमारे ताज होटल का जो मैनेजमेंट है दोस्तों इतना ज़्यादा अच्छा है कि बाहर से कंट्रीज आती हैं, कंपनीज आती हैं, जो ये कहती है कि आप प्लीज़ हमें ये बताओ कि आप किस तरह से इतने बड़े होटल को मैनेज करते हो इतनी आसानी से, कि आज तक कभी पावर कट, कभी शटडाउन, कभी कोई स्ट्राइक कभी देखने को नहीं मिली इस होटल के अंदर। ऐसा क्या आप लोग करते हो। तो हमारे पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं। हमने क्या किया, उस मैनेजमेंट स्किल को बाहर की कंट्रीज के होटल्स के साथ शेयर किया। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, एक तरह से हमने उनकी सर्विस, अपनी जो सर्विसेज है उसका क्या किया, एक्सपोर्ट किया। भाई गुड्स की थोड़ी होती है एक्सपोर्ट, सर्विसेज की तो एक्सपोर्ट होती है ना। तो ये मोड कहलाता है कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। मतलब
रतन टाटा ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स करवाएंगे जिससे आपके यहाँ भी जो स्किल्ड लेबर है वो स्किल्ड हो पाए। तो वही लिखा हुआ है इंडिया के ताज होटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ऐसे में होस्ट कंट्री चाहती है कि वो मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो सिखाएं। तो हमारे कई टाइप के कोर्सेज होते हैं, जैसे आपका होटल मैनेजमेंट कोर्स हो गया, इसके अंदर कई सारे कोर्सेज होते हैं जो सिखाए जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी, ताकि वो हमारे मैनेजमेंट को सीखकर अपनी अपनी कंट्री में जाके उसका इस्तेमाल कर पाए। तो अल्टीमेटली हम उनको जो सर्विसेज दे रहे हैं वो एक्सपोर्ट कराएगा, और कौन से मोड में, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में, क्योंकि उस टाइम तक हम आपको सिखाएंगे। इस बात का हम उनके साथ क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बदले में फीस भी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में आपको इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी लाइन समझ आए, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद टर्न की प्रोजेक्ट। अभी टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है, देखो टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब होता है जैसे हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी की को टर्न करके वापस दे देना। अब मेरी बात को सुनो, जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी सुना है ना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। अब जो डीएमआरसी ये हमारी इंडिया की देन नहीं है भाई साहब, ये 4 अलग अलग कंपनीज हैं या 4 अलग अलग कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करके इंडिया में मेट्रो का प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। अब जैसे बुलेट ट्रेन आने वाली है, आपको बताइए अहमदाबाद से मुंबई आने वाली है, तो ये जो ट्रेन का जो ट्रैक है वो 538 किलोमीटर का। अब ये ट्रैक जो है ये किससे लिया हमने, ये जापान से लिया, जापान की टेक्नोलॉजी है, टोक्यो से हमने ट्रैक बनवाया। अब ये सब जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके अंदर अलग अलग कंट्रियों ने अपनी क्या की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब क्या होगा कि जैसे मेट्रो है या बुलेट ट्रेन ही ले लो आप, अब बुलेट ट्रेन में क्या होगा, वो बुलेट ट्रेन बनाएंगे और यहाँ पर ऐसा थोड़ी बुलेट ट्रेन खड़ी करके चले जाएंगे भाई साहब, वो चलाना सिखाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाई कैसे आती है, हमारे ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देंगे, बाकायदा इसका पूरा एक कोर्स होगा, टेक्निकल कोर्स किया जाएगा, और वो बताएंगे कि किस तरह से अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे टैकल किया जाना है, किस तरह से चीजें होती है। तो बुलेट ट्रेन की सारी चीजें वो करेंगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे और इसके बाद वो चला के भी दिखाएंगे और बाद में उसकी चाबी आपको हैंड ओवर कर देंगे। ये जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, और उसमें भी कौन सा, टर्न की प्रोजेक्ट। और आपको पता होगा टर्न की प्रोजेक्ट में हम टेक्निकल कॉम्पिटेंसी का यूज करते हैं। इसके अंदर कई टाइप की होती है, मैंने आपको पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ाया भी था। बॉट, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बनाओ, ऑपरेट करो और ट्रांसफर कर दो, जैसे मेट्रो है। फिर आता आपका बिल्ड एंड ट्रांसफर, सिर्फ बनाओ और ट्रांसफर कर दो, ऑपरेट करके मत दिखाओ। एक होता है बिल्ड ऑन एंड बिल्ड, ऑपरेट, ऑन एंड ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है, पहले बनाओ फिर उसको ऑपरेट करो और उससे पैसा भी कमाओ, और जब आपका पैसा पूरे भरपाई हो जाए, जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगी उसमें प्रॉफिट भी कमा लो, बाद में इंडिया को हैंड ओवर कर दो। तो ये तरीके होते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स के। ये दोस्तों आपको याद है ना, मैंने आपको, मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं आ रहा, आई थिंक 8 या 9 था, जिसके अंदर मैंने आपको बीओटी, बीओपी इन सब के बारे में सारी चीजें बताई थी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये बताओ आपको टर्न की प्रोजेक्ट समझ आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लीजिंग। अच्छा, इंटरनेशनल लीजिंग क्या होता है, ये एक तरह का किराए पर मकान देना होता है और इसी को हम बोल देते हैं लीजिंग। तो क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे इंडिया का लेसर है, लेसर मतलब होता है जो अपनी चीज एसेट्स दे रहा है किराए पर, किसको, लेसी को। अगर मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग हमारी है इंडिया में और उसको यूज करने वाला फिरंगी है, तो ऐसे में हमने उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया दैट इज इंटरनेशनल लीजिंग। रेंट नहीं बोलते उसको, लीजिंग बोलते हैं। लीजिंग मतलब होता है एक टाइम पीरियड तक आप उस एसेट्स का क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लीजिंग। तो वही बोलोगे, इंटरनेशनल लीजिंग एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो 2 पार्टियों में होता है, और किसका होता है, टेंजिबल एसेट्स का होता है। इसमें जो पार्टी देने वाली होती है उसे लेसर बोलते हैं, जो लेने वाली सर्विस होती है उसको लेसी बोलते हैं। लेकिन दोनों का डिफरेंट कंट्रीज में होना जरूरी, तभी इस लीजिंग को हम इंटरनेशनल लीजिंग बोल पाएंगे। समझ रही बात। अरे मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दूं, चलो मैं देता हूं आपको। जैसे हमारे आर्मी के बेस कैंप्स हैं, वो बेस कैंप्स कहाँ खड़े हैं, अलग अलग कंट्रीज में। मान लो यूएस की बात करता हूँ, और होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, होते हैं। यूएस के अंदर हमने एक जगह डिप्लॉय कर रखी है जिसमें हमारे जो भी फाइटर प्लेन्स है या जो नॉर्मल प्लेन्स है वो वहाँ पर लैंड करेंगे। तो हमने वो पर्टिकुलरली जगह किराए पर ले ली है, और कितने साल के लिए, अगले 50 साल तक के लिए ले ली। तो अभी बताओ, इंडिया कौन है, इंडियन, और यूएस क्या हुआ, दूसरी कंट्री। तो दोनों कंट्री के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट हुआ जिसको लीजिंग बोलते हैं, ये किस में आ जाएगा, इंटरनेशनल लीजिंग में आ जाएगा। है तो ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल मोड ही, एक तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही तो है, जो सर्विसेज वो आपको दे रहे हैं, अपनी लैंड दे रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। मेरी बात को समझो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। कि इंटरनेशनल लाइसेंसिंग क्या होता है दोस्तों, आपने देखा हो कई सारी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल वाली कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं और मिलकर काम करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले ना आप 3 टर्म को समझो। प्रोसेस लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, और क्रॉस लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है। जब आप ये तीनों चीज समझोगे तभी आपको ये वाला पॉइंट समझ आएगा, और मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस लाइसेंसिंग। क्या होता है कि जैसे मान के चलो बाहर की कंपनी है, वो हमारी इंडिया में आके मैगी मसाला वाली कंपनी को बोलती है कि मैगी मसाला, तुम जो ये मैगी मसाला बनाते हो ये कैसे बनाते हो, इसका फॉर्मूला हमारे साथ शेयर करो, हम आपको बदले में पैसा देंगे। तो देखो, हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको फॉर्मूला इतने साल तक शेयर करते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग लाइसेंसिंग।
क्या है, प्रोसेसिंग लाइसेंस। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, फॉर्मूला को शेयर किया जाता है। दूसरा होता है ट्रेडमार्क। हम फॉर्मूले के साथ साथ अपना ट्रेडमार्क भी, ब्रांड नेम जो है वो आपको यूज करने का मौका देंगे। जैसे मान के चलो नाइकी का राइट वाला साइन होता है ना, तो इस टाइप का अगर आप हमसे कोई फॉर्मूला भी लेना चाहते हो और हमारे मार्क का यूज भी करना चाहते हो, मान लो आप अपने नूडल्स पे मैगी लिखना चाहते हो, उनकी पैकेजिंग येलो कलर की करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको करने देंगे। लेकिन उस केस में आपको प्रोसेस लाइसेंसिंग नहीं बल्कि ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग के अंदर हम आपको फॉर्मूला भी दे देंगे और अपना ट्रेड नेम यूज करने का एक मौका भी आपको दे देंगे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक के लिए। क्लियर हुआ। तीसरा होता है क्रॉस लाइसेंसिंग, कि मैंने अपना ट्रेडमार्क और अपना फॉर्मूला उनसे शेयर किया और उनका ट्रेडमार्क और फॉर्मूला उनका मैंने शेयर कर लिया। मतलब हम दोनों ने आपस में एक दूसरे स्ट्रेटेजीज जो है वो आपस में एक्सचेंज कर लिए कुछ टाइम तक के लिए। तो ये होता है क्रॉस लाइसेंसिंग। तो ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, जहां पर एक बंदा नेशनल हो, दूसरा दूसरी कंट्री का हो, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, जिसमें हम उनके लाइसेंसिंग का यूज करते हैं, हम उनके ट्रेडमार्क का यूज करते हैं और इवन एक दूसरे का भी यूज करते हैं क्रॉस लाइसेंसिंग के थ्रू। तो ये भी हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल मोड का एक तरीका होता है। अब सबसे मेन चीज आती है वो ये इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। आपने सुना होगा ना कि इस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो, तो मैं आज आपको बताता हूँ फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि आप उस कंपनी में अपनी एक स्टेक ले लो और उसकी एक ब्रांच ऑफिस खोल लो। अब एक बात बताओ, मैं नॉर्मल एक रिपेयर शॉप खोलता हूँ, कोई भी नहीं आएगा उसमें, और हद मार के आ भी गए तो बहुत कम लोग आएंगे। लेकिन अगर मैं उसको बोल दूँ एमआई का रिपेयर शॉप सेंटर है या एमआई का सर्विस सेंटर है, तुरंत लोग भागे भागे आएंगे, क्योंकि एमआई जो है वो एक ब्रांडेड नेम है और उसके सर्विस सेंटर पे लोगों को ट्रस्ट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, मुझे एमआई के शोरूम में जाके या एमआई के मालिक से जाके बोलना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर रीजन में अपना एमआई का सेंटर खोलना चाहता हूँ, यानी आपके नाम से सेंटर खोलना चाहता हूँ। मेरे पास सारे लोग हैं, सब कुछ है, बस आपका नाम यूज करना है। तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा आपको हमारा ट्रेडमार्क और हमारे काम करने का तरीका चाहिए, यानी आपको ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग चाहिए, तो आप हमें फीस दे दो और बदले में हम आपको अपना नाम यूज करने का या अपने मार्क को यूज करने का आपको लाइसेंस दे देंगे और आप पे कोई केस फाइल नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। और अगर मान के चलो मैंने इन सब चीजों के साथ साथ उनका मैनेजमेंट भी देख लिया, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। सर नहीं समझा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा एक बात हो, कभी आप मैकडोनल्ड्स गए हो? यस सर बिल्कुल गए। मैकडोनल्ड्स में आप किसी भी ब्रांच में जाओ, बर्गर का जो क्वालिटी है और जो टेस्ट है वो सब जगह अलग अलग होता है, सेम होता है? सर सब जगह सेम होता है। चाहे आप मैकडोनल्ड का बर्गर चाहे कनाट प्लेस से खाओ, चाहे दिल्ली के द्वारका से खाओ, चाहे जनकपुरी से खाओ, कहीं से भी खाओ, सब जगह टेस्ट क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो पता है क्यों मिलता है? क्योंकि वो हमसे फॉर्मूला शेयर करते हैं, वो ट्रेडमार्क भी शेयर करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि आपको बिजनेस कैसे चलाना है। आपने देखा नहीं कि अंदर का एम्बियंस, अंदर की जो चेयर वगैरह होती है सभी मैकडोनल्ड्स में सेम होती है। बर्गर किंग में जाओगी तो वहां पर अंदर का इंटीरियर आपको सब जगह सेम मिलेगा, क्योंकि वो लोग बताते हैं आपको कैसे ऑपरेट करना है। एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो हर जगह सेम रखा जाता है, ताकि कभी भी कोई बंदा दूसरी जगह जाए तो उसे अलग से फील ना हो। और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। बोलो क्लियर हुआ? तो आई थिंक अब आपको जो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड है उसके सातों के सातों तरीके आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हमने अपने पास देखो 3 मोड थे, ट्रेड रिलेटेड मोड, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। अब हम पढ़ने वाले इन्वेस्टमेंट मोड। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट मोड पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट मोड में किस तरह से पैसे लगाया जाता है? इन्वेस्टमेंट मोड में 4 तरीके होते हैं पैसे लगाने के। ओवरसीज असेंबलिंग एंड मिक्सिंग, ज्वाइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफपीआई और एफडीआई। ये तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एफडीआई और एफपीआई के बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल बात करें इन्वेस्टमेंट मोड क्या रहा है। सबसे पहले बात आती है ओवरसीज असेंबलिंग एंड मिक्सिंग का मतलब क्या होता है। देखो इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे आपके सामने एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और वो एग्जाम्पल कुछ, एक मिनट, पेजेस कहाँ गए भाई? चलो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ कि इंडिया है, इंडिया क्या कर रही है, कार बना के यूएसए में भेज रही है। यूएसए ने देखा कि भैया साहब, एक तरह से यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूएस क्या कर रही है, कारों का इंपोर्ट कर रही है। तो यूएस ने देखा कि एक कार जो है वो 10 लाख रुपए की आती है। ठीक है, तो यूएस चाहता है कि इनकी जो डोमेस्टिक कार है वो बिके ज़्यादा। इस वजह से इन्होंने हमारी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया और इस कार पर 2 लाख का टैक्स लगा के हमारी कार की कीमत कितनी कर दी, 12 लाख रुपए कर दी। जिसकी वजह से मार्केट में हमारी कार नहीं बिक पा रही, क्योंकि यूएसए की दूसरी कंपनियां सेम कार 11 लाख रुपए में बेच रही है, क्योंकि हमारे ऊपर टैक्सेस इतने लगा दी जिसकी वजह से हमारी कार की कीमत महंगी हो गई और हमारी कार बिक नहीं रही है। ऐसे में हमने क्या किया, कार के अलग अलग कंपोनेंट को
अलग अलग कर दिया, ठीक है। और हमने यूएसए में जाके अपनी एक कंपनी खोल ली, यूएसए में जाके अपनी कंपनी खोल ली और उस कंपनी में इन सारे कंपोनेंट को जाके जोड़ना शुरू कर दिया, यानी असेंबल करने का काम कर दिया। और अल्टीमेटली हमने असेंबल करके कार वहीं बना दी और वहीं की कार वहीं बेच दी, वो भी कितने रुपए में, 10 लाख रुपए, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग कितनी आ रही थी, 10 लाख रुपए आ रही थी। तो हमने कार के पार्ट्स किए, कार के पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट कर दिया और वहां जाके इसको जोड़ के एक कार बना दी और वहां जाके बेच दिया। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मोड, क्योंकि हमने वहां जाके क्या खोली है, कंपनी खोली है। और इसी को बोलते हैं हमने अपने पास ओवरसीज असेंबलिंग एंड मिक्सिंग। कि अगर कोई कंपनी, अगर आप माल भेज रहे हो और आपकी माल पर वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे, तो आप एक काम करो, उसको ये माल की कंपोनेंट की एक्सपोर्ट कर दो, कंपोनेंट पर तो कोई ड्यूटी नहीं लगाइए, और वहां जाके आप अपनी एक कंपनी सेटअप कर लो और उसको जोड़कर एक कार बना के वहां बेच दो। और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मोड, और उसमें भी कौन सा, ओवरसीज असेंबलिंग एंड मिक्सिंग। क्लियर हुआ। अगला आता है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, आप वहां जाओ और वहां की कंपनी को बाय कर लो, ठीक है, वहां की कंपनी को बाय कर लो या फिर दो लोग मिलकर बाय कर लो। तीसरा होता है होली ओन्ड सब्सिडरी, कि आप एक काम करो, वहां की एक कंपनी के 100% स्टेक होल्डिंग खरीद लो। कितनी, 100% स्टेक होल्डिंग खरीद लो, तो आपकी बनेगी होली ओन्ड सब्सिडरी। देखो इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे, कंपनी का सेटअप करेंगे। तो पहला तो था आप ज्वाइंट वेंचर दो लोग मिलकर कर लो, फिर जब आपका काम अच्छा चल रहा है तो वहां की कंपनी का पूरा 100% स्टेक होल्डिंग आप खरीद लो, दैट इज होली ओन्ड सब्सिडरी। इसमें आपकी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड आती है। ग्रीन फील्ड मतलब कोई एक्सक्लूसिवली नए एरिया में आप पैसा लगा रहे हो, एक्सक्लूसिवली नया है वो आपके लिए, वो आपका कहलाता है ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि आपको उसके बारे में नई कंपनी भी खोलनी है और साथ में दूसरे के साथ मिलकर खोलनी है, मर्जर के साथ, उसे बोलते हैं ब्राउन फील्ड। बोलो बात समझ आइए। तो आपको ये तीनों की तीनों समझ आएगी, ओवरसीज असेंबलिंग, ज्वाइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कर रहा हूँ, एफपीआई डे का एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये तीनों के तीनों मोड बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए